It is already 5:34. Yes, Harshit, welcome. You are little late. Asya has also joined. So we have Abhinav, Anubhav, Harshit, Swang, and Asya. Let us wait for 1-2 minutes more. तो मैट्रिसेस हम लोग कर रहे थे, उसमें जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें कि अभी हम लोग क्या करने वाले होंगे कि एक तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। कुछ टाइप ऑफ मैट्रिसेस हमको समझना है और उनको याद रखना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में जो सबसे पहला टाइप हम लोग देखने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट इज बेसिक। अच्छा, एक डाउट भी पूछा था एक किसी ने, चलो अभी तो वो आया नहीं है अफान, तो उसका डाउट भी आ जाएगा तो क्लियर कर दूंगा। सर और एक डाउट है। हाँ पूछो आसिया। सर अगर 4 एलिमेंट्स का हो मैट्रिक्स तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? 4 एलिमेंट का अगर मैट्रिक्स है तो उसके लिए क्या करना है, मतलब 2x2 की बात कर रही हो या 4x4 की बात कर रही हो? 2x2। 2x2 तो वैसे ही करेंगे जैसे ये एक डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का अगर निकालना है A11 A12 A21 A22, so this will be actually A11 multiplied with A22 minus A21 multiplied with A12, ये हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। सर तो फिर इसका माइनर क्या होगा? इस माइनर तो एलिमेंट का होता है ना, तो माइनर अगर देखोगी तो जैसे इसका माइनर अगर निकालना है तो यू हैव टू एलिमिनेट दिस रो, इस रो को एलिमिनेट कर दो, तो ये रो एलिमिनेट हो गया और ये कॉलम एलिमिनेट कर दो। तो A11 का जो माइनर होगा वो M11 जो होगा वो एक्चुअली A22 होगा। ओके सर। तो जब भी हम माइनर निकालते हैं तो उस रो और उस कॉलम को एलिमिनेट करके जो भी बचता है वो निकालते हैं। तो यहाँ पर तो एक ही एलिमेंट बचा, अगर 3x3 का होता तो 4 एलिमेंट बचता जिससे उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके माइनर निकालते हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट है वही माइनर हो जाएगा। एनीवन हैविंग एनी अदर डाउट? सर अगर 3x3 के मैट्रिक्स से बड़ा ऑर्डर हो तो उसमें भी ऐसे ही करेंगे। मान लो 4x4 है, ठीक है, A11 A12 A13 A14, फिर A21 है, A22 है, A23 है, A24 है, A31 A32, पूरा नहीं लिख रहा मैं, इस सो ऑन, लास्ट रोज हो जाएगा A44, ये एलिमेंट हो जाएगा। तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, वैसे 4x4 का पूछता नहीं है लेकिन फिर पता होना चाहिए। तो हम इस रो के अबाउट मान लो एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, किसी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर सकते हैं। तो A11 लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफैक्टर से C11। तो जब इसका कोफैक्टर लेंगे तो हम क्या करेंगे कि इस रो को एलिमिनेट कर देंगे और इस कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे और फिर जो भी बचेगा वो 3x3 का डिटर्मिनेंट बचेगा। दिस इज 3x3 और 3x3 का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं उसी तरीके से C11 की वैल्यू आ जाएगी। फिर A12 लेंगे, कोफैक्टर ऑफ A12 लेंगे, तो जबकि सर कोफैक्टर मतलब उस पूरे 3x3 जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा वापस से? हाँ, उसका वापस से डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। सर तो बहुत टाइम ले आएगा फिर, इसलिए तो 4x4 का नहीं पूछता है। ओके है। So okay, so let us start with type of matrices। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होती है। डायगोनल कुछ भी हो सकता है,
These are the elements of diagonal A11, A22, A33. फॉर एग्जाम्पल मैं 3x3 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ। तो जो एलिमेंट तुम इधर रखोगे डायगोनल के लेफ्ट साइड में सिमेट्रिकली, वही एलिमेंट यहाँ पर भी होगा। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी। दिस इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल का अबाउट सिमेट्रिक है। इसमें इसको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि ए आई जे, ith रो jth कॉलम का जो एलिमेंट है दैट इज इक्वल टू ए जे आई, jth रो ith कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। और यू कैन ऑल्सो डिफाइन इन अनदर मैनर कि ये जो मैट्रिक्स ए है, लेट अस कॉल इट मैट्रिक्स ए। सक्षम, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, वी वर डिस्कसिंग डाउट्स, सो तुम्हारा कुछ छूटा नहीं है। एक तो ये तरीका है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। दूसरा ये है कि ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के बराबर हो जाएगा। क्लियरली देख सकते हो कि इसका जब ट्रांसपोज लोगे तो वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाएगी। अगर रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाएगी। तो two ways in which you can define definition of a symmetric matrix. मेथड 1 ये है, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या मेथड 2 ये है, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। Now there is another type of matrix, ये पहले नोट कर लो, which is called skew symmetric matrix. स्वांग, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल। You can type if you want. Done, sir. Okay. So another matrix is actually skew symmetric matrix. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए आई जे जो होगा वो माइनस ऑफ ए जे आई होगा। ठीक है। तो इसको अगर हम इस तरीके से भी कहें कि ए का जो ट्रांसपोज होगा वो माइनस ऑफ ए के बराबर होगा। तो दोनों मेथड से हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल ये है, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैट्रिक्स बनाऊँ 3x3 का, मोस्टली वी हैव टू डील 3x3 मैट्रिक्स, कभी कभी 2x2 से डील करना पड़ता है, लेकिन 3x3 से बड़े मैट्रिक्स डील करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम क्या करेंगे, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सब जीरो होते हैं। अब ये तुम्हें प्रूफ करना है कि डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जीरो क्यों होता है। बाकी मान लो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे माइनस ए होगा, यहाँ पे बी है यहाँ पे माइनस बी होगा, यहाँ पे सी है यहाँ पे माइनस सी होगा। तो दिस इज हाउ वी फॉर्म अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, माइनस साइन आ जाता है और बाकी डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाते हैं। डायगोनल एलिमेंट जीरो क्यों होते हैं, ये कोई बता सकता है? उसका माइनस ताकि इक्वल हो जाए, जीरो जीरो का माइनस ही माइनस होगा। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो डेफिनेशन है, सही बोल रहे हो, ये जो डेफिनेशन है दिस इज एप्लीकेबल फॉर द होल मैट्रिक्स, पूरे मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर ये पूरे मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है तो जब हम i इक्वल टू जे लेते हैं, यहाँ पर जब i इज इक्वल टू जे ले लेंगे तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई हो जाएगा, क्योंकि i इज इक्वल टू जे होता है फॉर डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए जो रो नंबर होता है वही कॉलम नंबर होता है, या इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, या सिर्फ डायगोनल भी बोल सकते हैं। तो ए आई इज इक्वल टू जे होता है। तो अगर हम इस i इज इक्वल टू जे में ये वाला डेफिनेशन अप्लाई करें तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई हो जाएगा। दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई इधर ले जाके ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए आई आई क्या हो जाएगा, 0/2, दैट विल बी 0। तो जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा। So as we can see that diagonal elements are all zero, skew symmetric। सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं।
डन सर। ओके नेक्स्ट वी कम टू हर्मिशियन मैट्रिक्स। वैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स अब मेरे ख्याल से सिलेबस में नहीं है, लेकिन मे बी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सो एम आई इरेजिंग दिस? सो हर्मिशियन मैट्रिक्स ये क्या होता है? तो हमें पता है कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बस वो रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, मतलब आयोटा वाले भी हो सकते हैं। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज ले लें, दैट इज कॉल्ड थीटा। याद है हमने पिछली क्लास में किया था, थीटा क्या होता था? कॉन्जुगेट एज वेल एज ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ले लें, मतलब हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट, और फिर उसको ट्रांसपोज कर दें। अगर वो एक्चुअल मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि दैट इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये एक तरीका हुआ डिफाइन करने का। दूसरा तरीका ये हो गया कि अगर हम ए आई जे एलिमेंट ले रहे हैं और उसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू ए जे आई। ए आई जे का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए जे आई हो जाएगा। सो बेसिकली अगर हम इसको समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि वी हैव अ मैट्रिक्स एग्जांपल गिवन हियर एंड वी आर टेकिंग। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर क्या होंगे? उन पे कोई कंडीशन होगी क्या? हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स पे कोई कंडीशन होगी या नहीं होगी? तो डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे, अगर तुम i इज इक्वल टू जे लेते हो फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, तो इसका मतलब क्या होगा? ये डायगोनल एलिमेंट्स के लिए होता है, i इज इक्वल टू जे। तो ए आई आई सर का कोई जो कंडीशन नहीं कॉन्जुगेट होगी। होगी, ए आई का कॉन्जुगेट ए आई के बराबर होगा। इसका मतलब जो ए आई होगा दैट इज अ प्योरली रियल नंबर, उसमें यस सर। इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। ए आई जो होगा ना वो प्योरली रियल नंबर होगा, उसका कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। तो हम पहले डायगोनल एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 3 0 -7, तो ऑल दीज आर रियल। अब अगर हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स लेते हैं तो उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि ए आई जे का जो कॉन्जुगेट है दैट इज इक्वल टू ए जे आई। तो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, एंड यहाँ पे रियल ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो 5 का जो कॉन्जुगेट है वो 5 ही होता है, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट आयोटा होता है, और 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा होता है। तो इस तरीके से हम उस डेफिनेशन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इन दिस एग्जांपल। जैसे a, as you can see, a12 is equal to 2 plus iota and a21 is equal to 2 minus iota। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो है 2 प्लस आयोटा है, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है 2 माइनस आयोटा है। एंड वी कैन से दैट a12 का जो कॉन्जुगेट होगा दैट विल बी इक्वल टू a21। जो हमने एग्जांपल लिया उसमें ये चीज फॉलो हो रही है कि 2 प्लस आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो 2 माइनस आयोटा रहेगा। बस डायगोनल एलिमेंट्स में ये रहेगा कि दीज आर प्योरली रियल नंबर। डायगोनल एलिमेंट्स में कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर।
नेक्स्ट वी हैव स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे सिमेट्रिक होता था, स्क्यू सिमेट्रिक होता था, वैसे ही हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है और स्क्यू हर्मिशियन होता है। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ये होता है कि उसका जो ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट होगा मैट्रिक्स का, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए। सिमेट्रिक का जो दूसरा पोर्शन था स्क्यू सिमेट्रिक, उसमें भी माइनस लगा था। या ये कह सकते हैं कि ए आई जे का जो कॉन्जुगेट होगा वो माइनस ऑफ ए जे आई होगा। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले डायगोनल एलिमेंट के बारे में हम क्या कह सकते हैं ये देख लेते हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट डायगोनल एलिमेंट्स वेयर आई इज इक्वल टू जे, तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हम आई और जे मतलब रो नंबर एंड कॉलम नंबर दोनों सेम ले रहे हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई इज इक्वल टू जे जब करते हैं तो ये वाली जो कंडीशन है इसमें क्या हो जाएगा, ए आई आई का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ए आई आई हो जाएगा। ये कंडीशन किस तरह के नंबर्स पे होती है? कॉम्प्लेक्स में जो प्योरली इमेजिनरी होता है, जिसका रियल पार्ट जीरो होता है। सो दिस इज ट्रू फॉर प्योरली इमेजिनरी नंबर। और ये तो जीरो के लिए भी ट्रू होगा। किसके लिए? जीरो। हाँ, जीरो के लिए भी ट्रू होगा। जीरो के लिए तो जीरो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर भी होता है, एक प्योरली रियल नंबर भी होता है, तो वो दोनों कैटेगरी में जाता है, तो जीरो के लिए भी ट्रू होगा। सो दिस इज ट्रू फॉर प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो इसलिए डायगोनल एलिमेंट्स जब हम इसके लेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के, तो उसका ध्यान रखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली इमेजिनरी है। तो 2 आयोटा, एक जीरो भी ले सकते हैं और एक -5 आयोटा ले लेते हैं। तो ये तीनों डायगोनल एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तुम देख सकते हो कि अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो उसके निगेटिव के बराबर आ जाता है। प्योरली इमेजिनरी के लिए यही होता है। और बाकी सब में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 2 प्लस आयोटा यहाँ ले लिया, यहाँ पे 3 माइनस आयोटा ले लिया, यहाँ पे 7 आयोटा ले लिया। तो यहाँ पर 2 प्लस आयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा और उसका जो माइनस होगा दैट विल बी -2 प्लस आयोटा। ठीक है, 2 प्लस आयोटा का हम क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट ले रहे हैं और उसका माइनस लगा रहे हैं, तो हमें ये वाला एलिमेंट मिल रहा है। तो 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा हो गया, उसके आगे माइनस लगाएंगे तो -2 प्लस आयोटा हो गया। उसी 3 माइनस आयोटा का हो जाएगा -3 प्लस आयोटा, और 7 आयोटा का जब कॉन्जुगेट लेके माइनस करेंगे तो 7 आयोटा ही होगा। स्वयं तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यू कैन टाइप इफ यू वांट। स्वयं -3 माइनस आयोटा नहीं होगा ना, -3 प्लस आयोटा होगा। ओ सॉरी, सही बोल रहा हूँ, -3 माइनस आयोटा होगा। ये वाला इमेजिनरी पार्ट का साइन थोड़ी चेंज होगा जब कॉन्जुगेट लेके माइनस लगाएंगे। तो थैंक यू शिवांग टू पॉइंटिंग दिस आउट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन ना? स्वयं ने वहां पे सही चीज पॉइंट आउट कर दी, गलती से मैंने -3 प्लस आयोटा कर दिया था, -3 माइनस आयोटा होगा। तो यहाँ पे तुम ये लिख सकते हो, डायगोनल एलिमेंट्स आर प्योरली इमेजिनरी। ये सब कुछ हमें समझना भी है और याद भी रखना है।
क्योंकि यू मे गेट सम क्वेश्चन जिसमें एग्जैक्टली ये नहीं बोलेगा कि हर्मिशियन मैट्रिक्स निकालना है या स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है, लेकिन उसमें इस डेफिनेशन का कहीं ना कहीं पे यूज आ सकता है। तो वो जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि उस तरह की मैट्रिक्स क्या होती है, तब तक तुम आगे का क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये सब डेफिनेशंस ये सब पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। एवरीवन डन दिस? यस। अफान, तुमने काफी लेट से ज्वाइन किया आज की क्लास, तुम्हारे डाउट भी थे जो तुम कह रहे थे कि पूछना है। यस सर, लेट हो गया। ओके, तो जो तुम्हारे डाउट है वो मैं बता देता हूँ, अभी सबको भी क्लियर हो जाएगा। तो आई एम इरेजिंग दिस। सो देयर वाज एन असाइनमेंट गिवन इन व्हिच देयर वाज अ डाउट। It was given that if P is equal to √3/2, 1/2, -1/2, √3/2. So this is a 2 cross 2 matrix with these entries. एक और मैट्रिक्स A दिया हुआ है which is 1 1 0 1. This is also 2 cross 2 matrix. और ये दिया हुआ है कि Q एक मैट्रिक्स है which is equal to P मैट्रिक्स into A मैट्रिक्स into P का ट्रांसपोज। तो तुम्हें ये बताना है कि P ट्रांसपोज Q to the power 2005 P, इसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? तो ये क्या हो रहा है कि Q जो है 2005 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में, तो P ट्रांसपोज इंटू Q इंटू Q इंटू Q, इस तरीके से 2005 टाइम्स Q अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर लास्ट में P आ जा रहा है। तो Q है क्या? Q जो है वो P ट्रांसपोज है। तो इसका मतलब है कि दिस इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, और मैं Q को अगर लिखूं P ट्रांसपोज, राइट, एक Q को मैंने लिखा, सिंगल Q को लिखा P ट्रांसपोज। फिर अगला Q आएगा, उसको क्या लिखेंगे? P ट्रांसपोज, ये दूसरा Q। इस तरीके से सेकेंड लास्ट Q जो होगा वो भी P ट्रांसपोज होगा, इनटू P लास्ट में दिया हुआ है वो P लिख देंगे। अब यहाँ पर एक चीज निकालनी है हमें, दैट इज एक्चुअली एज यू कैन सी कि P ट्रांसपोज इंटू P का पेयर बन रहा है, और यहाँ से भी P ट्रांसपोज इंटू P का बन रहा है, ऐसे ही बनता चला जा रहा है, ठीक है, P ट्रांसपोज इंटू P का। तो P ट्रांसपोज इंटू P क्या होता है? P हमें पता है, दिया हुआ है, और इसका ट्रांसपोज भी हम निकाल सकते हैं। तो P ट्रांसपोज इंटू P अगर निकालेंगे, एक तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2 1/2 √3/2, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? P से करना है, मतलब √3/2 1/2 माइनस 1/2 √3/2। सॉरी, अब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, व्हाट आर यू गेटिंग? बताओ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता है सबको? रो इनटू कॉलम करते हैं, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फिर उसका फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम। So I is saying that it is an identity matrix, correct है? सबको ही निकाल लो पहले। Are you all of you getting identity matrix? 2 cross 2 identity matrix मिल रहा है, 1
1 0 0। आर यू गेटिंग दिस? पहले वेरीफाई कर लो। यस सर। ओके, तो ये जितने भी पी ट्रांसपोज इंटू पी हैं वो सब आइडेंटिटी है। तो तुम कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो सब के सब उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये सारे आइडेंटिटी है, तो बस ए बचेगा कितनी बार? 2005 टाइम्स। तो a टू द पावर 2005। अभी हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। अब मैं ऊपर का थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। and what will happen? कि a तो हमें पता है, अगर a स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होगा? a को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 1 1 0 1 1 1 0 1। तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करते हो, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम करोगे तो 1 आएगा, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम करोगे तो 2 आ जाएगा, फिर सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम करोगे तो 0 आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम करोगे तो 1 आएगा। तो a स्क्वायर इसके बराबर आ गया। तो इसी पैटर्न को अगर कंटिन्यू रखते हैं तो a टू द पावर 2005 क्या होना चाहिए, बता सकते हो? दैट विल बी 1। बीच में एक a क्यूब भी निकाल के देख लेना। a क्यूब जब निकालोगे तो a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1301। तो इससे पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो दिस इज 0 1। तो फाइनली जब हम आंसर लिखेंगे, यस सर करेक्ट, तो फाइनली जब हम आंसर लिखेंगे तो हम यही लिखेंगे कि द फाइनल आंसर इज दिस वन। a to the power 2005 is this one. This is the final answer. Afan, it is clear to you and others also? Yes, sir. ये जरूरी नहीं है ना मैट्रिक्स और ट्रांसपोज अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ नहीं, इस वाले केस में आ रहा है, हर जगह नहीं आएगा। So erasing all of this. हेलो सर, एक मिनट। मैंने इरेज कर दिया। बताओ वैसे क्या डाउट? अच्छा सर, उसमें हमने हाँ पी टी ए पी टी और पी ए पी टी ये कैसे आया? उसमें हमने थीटा टू द पावर 2005 को हमने राइट हैंड साइड लेके चले गए। नहीं, वो ऐसा था ना, पी ये था पी क्यू पी ट्रांसपोज था 2005 टाइम्स, ये था ना शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो और Q की वैल्यू दी हुई थी। Q क्या था वो तो दिया हुआ था ना क्वेश्चन में। ये Q मल्टीप्लाइड है और Q क्या था? P ट्रांसपोज पी ए पी ट्रांसपोज। अच्छा, P A P ट्रांसपोज था। तो फिर यहाँ पर ये होगा कि दिस इज P ट्रांसपोज एंड दिस इज P। तो ये P ट्रांसपोज Q को अगर रखते हैं हम लोग, ये तो पहला वाला P ट्रांसपोज है, फिर Q का P A P ट्रांसपोज आ गया, फिर Q का P A P ट्रांसपोज आ गया। तो ऑर्डर हमें मेंटेन रखना है, जिस ऑर्डर में है प्री मल्टीप्लाई जैसे हो रहा है वैसे ही करना है, पोस्ट मल्टीप्लाई जैसे हो रहा है वैसे ही करना है। तो एक्चुअली ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं ना, P ट्रांसपोज इंटू P,
इस तरीके से। तो P ट्रांसपोज इंटू पी क्या हो गया, आइडेंटिटी आ गया। तो आइडेंटिटी इंटू ए, आइडेंटिटी इंटू ए, इस तरीके से आइडेंटिटी इंटू ए इंटू आइडेंटिटी पे एंड हो रहा है। तो ए जो है वो 2005 टाइम्स आया क्योंकि क्यू की पावर 2005 थी। बाकी आइडेंटिटी जो है वो तो किसी के साथ मल्टीप्लाई होकर वही दे देता है। तो ए इंटू ए हो गया, विच इज एक्चुअली ए टू द पावर 2005। इज दिस क्लियर मनासी? यस सर। Okay. सर तो फिर उसमें हमने पी ट्रांसपोज पी को जब हमने उसकी वैल्यू निकाली सो इट वाज उसकी वैल्यू आइडेंटिटी आई ना। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फिर हमने ए टू द पावर 2 को जब किया तो फिर ए इंटू ए होगा वो। तो फिर उसकी वैल्यू उसमें हाँ, हमने मैट्रिक्स में 1 1 फिर 0 1 क्यों लिखा, वो तो 1 0 और 0 1 होना चाहिए था ना। ए मैट्रिक्स तो अलग थी ना, ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ए इज अ डिफरेंट मैट्रिक्स। अच्छा हाँ यस सर समझ में आ गया। थैंक यू सर। So let us come to the next type of matrix. So we have orthogonal matrix. ठीक है, ये सब याद रखना है किस तरह के मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कहते हैं। तो उसका डेफिनेशन मैं बता दे रहा हूँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं कि इट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अभी जो एक एग्जांपल दिया हुआ था, जो क्वेश्चन मैंने बताया उसमें जो एग्जांपल था उस मैट्रिक्स का, पी मैट्रिक्स का, तो पी ट्रांसपोज इनटू पी वाज कमिंग आउट टू बी आइडेंटिटी। तो पी कैन बी कॉल्ड अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, या इसका आगे पीछे भी ऑर्डर कर दोगे तो आइडेंटिटी ही मिलेगा। ए इंटू ए ट्रांसपोज लो या ए ट्रांसपोज इंटू ए लो, बोथ इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर तो देन वी कॉल, हाँ बोलो। समझ लो इसमें जो ई ट्रांसपोज है हम उसको उसका इन्वर्स भी कह सकते हैं। नहीं, इनवर्स अलग होता है, इनवर्स तो भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। सर लेकिन कंडीशन तो सेम होती है ना इन्वर्स की भी, तो इक्वेट नहीं, करके। देखिए इनवर्स तो हमेशा ट्रू होगा। ए को अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल ऑलवेज बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ऑलवेज होगा, किसी भी ए के लिए होगा। लेकिन ट्रांसपोज जिसमें हो रहा, यहाँ पे हम ट्रांसपोज के लिए पढ़ रहे हैं, ये किस के लिए ट्रू होगा, ओनली फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जी सर मैं यही बोल रहा हूँ कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज ही ए इन्वर्स हुआ ना। हाँ, ये कह सकते हो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज ही ए इनवर्स हुआ, ये कह सकते हो। यस सर ये वैसे ए इनवर्स अलग है और ए ट्रांसपोज अलग है फॉर एनी अदर मैट्रिक्स, लेकिन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए दोनों डेफिनेशन सेम हो जा रहे हैं, इसलिए कह सकते हो कि ए इनवर्स जो है ए ट्रांसपोज के बराबर है फॉर ऑर्थोगोनल यस मैट्रिक्स ओनली। यस Next we have unitary matrix. यूनिटरी मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये है कि अगर हम ए को उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थीटा, दैट इज ट्रांसपोज एज वेल एज कॉन्जुगेट, और हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, या हम इसको उल्टे ऑर्डर में भी लेंगे तो भी आइडेंटिटी ही मिलेगा, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम कहेंगे देन ए इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स।
नेक्स्ट वी हैव आइटम पोटेंट मैट्रिक्स। किस तरह के मैट्रिक्स को हम आइटम पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं, उसका भी डेफिनेशन अभी देख लेते हैं। अगर एक मैट्रिक्स का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब उसको अपने आप के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट उसी मैट्रिक्स के बराबर मिल जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड आइटम पोटेंट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए अगर हो गया ना, तो वी के से देन ए इज कॉल्ड आइटम पोटेंट मैट्रिक्स। एक कॉमन से एग्जांपल बता सकते हो आइटम पोटेंट मैट्रिक्स का? सर जीरो मैट्रिक्स। हाँ, जीरो मैट्रिक्स भी सही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी ही मिलता है। सिमिलरली जीरो मैट्रिक्स को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही मैट्रिक्स मिलेगा। सो राइट दिस। सर पहला वाला में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स वाला दोनों का सेम कैसे होगा? इनवर्स मैट्रिक्स पे अभी कंफ्यूज मत करो, इनवर्स मैट्रिक्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ये होता है कि उसको अगर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मिलता है ऑलवेज, लेकिन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में उसको उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पे अगर आइडेंटिटी मिल रहा है देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये ऑलवेज नहीं होता है। लास्ट वाले में आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है जो अपने आप के साथ मल्टीप्लाई होकर वही मैट्रिक्स फिर से दे देता है, दैट इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट याद रखना, वो मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में शायद मैं मिस कर गया था बताना, वो मैं बता देता हूँ अभी। एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये होता है कि अगर दो मैट्रिक्स जैसे है और दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे अगर हमें जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है, ये जनरल कंफ्यूजन होता है लोगों में। एक मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स बी है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि ए या बी में से कोई जीरो होगा, हो सकता है ए भी नॉन जीरो मैट्रिक्स हो एंड बी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो जीरो मैट्रिक्स आ जाए। तो ये कई बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि ए इंटू बी अगर जीरो मैट्रिक्स है तो दे से दैट इधर ए इज जीरो और बी इज जीरो। जैसे नंबर्स के साथ होता है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो आ रहा है तो कोई एक जीरो होगा, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जीरो मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए भी जीरो होगा या बी जीरो होगा, हो सकता है दोनों में से कोई जीरो ना हो, लेकिन जब मल्टीप्लाई किया जाए तो वो जीरो आ जाए। तो ये चीज ध्यान रखना कि ए बी कुड बी इक्वल टू जीरो इवन इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो नंबर्स की तरह इसको नहीं समझना है, मैट्रिक्स इज अ डिफरेंट थिंग। इसका अलजेब्रा भी हम लोग अलग अलग पढ़े थे पिछले क्लास में। Last type of matrix we have to see is nilpotent. Second last is nilpotent and last is involutory. सो nilpotent मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएं और कुछ टाइम के बाद a टू द पावर k जो है
वो जीरो मैट्रिक्स आ जाए, वेयर के इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो उस केस में हम कहते हैं कि द मैट्रिक्स ए इज द nilpotent मैट्रिक्स, वी से दैट ए इज nilpotent मैट्रिक्स with index k। सर लीस्ट इसका पॉजिटिव मतलब ये इंटीजर। हुआ, हाँ इसका मतलब ये हुआ, बता देता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि अगर तुम ए मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हो, ए इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, फिर उसको अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ए स्क्वायर इज ऑल्सो नॉन जीरो मैट्रिक्स, और इस तरीके से तुम देखते जा रहे हो टिल ए टू द पावर के माइनस वन तक तुम्हें नॉन जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। लेकिन ए टू द पावर के पे जब पहुंचे तो दैट इज अ जीरो मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये है कि ए टू द पावर के प्लस वन भी जीरो होगा, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स को अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो ही होगा इस तरीके से। तो पहला जो जीरो मैट्रिक्स मिला है वो ए टू द पावर के पे मिला है, तो के इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। वैसे तो के प्लस वन भी हो सकता है, के प्लस टू भी हो सकता है, तो जहां पर सबसे पहली बार जीरो मिल रहा है वहां पर हम इसको कहते हैं कि दिस इज अ nilpotent मैट्रिक्स विथ इंडेक्स के। एग्जांपल है क्या? इसका एग्जांपल रुको, अभी मैं देख के बता देता हूँ एग्जांपल। एक एग्जांपल है इसका, लेकिन इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली मैट्रिक्स में जब आओगे तो कैलकुलेशन से तो घबराना नहीं है। तो एक मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स इज 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। ये मैट्रिक्स ए है। अब पहले तो तुम मुझे इसका ए स्क्वायर निकाल के बताओ, मतलब इस मैट्रिक्स को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगी, पहले ये मुझे देख के बताओ, करके बताओ। आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन पार्ट, आई एम लिविंग इट टू यू। इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है ए स्क्वायर। हो गया।
हो गया। क्या आ रहा है मैट्रिक्स? -400। नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर है तुम्हारे में। फर्स्ट रो में तो तीनों एलिमेंट जीरो आ रहे हैं। Yes, sir. 339 339, दैट इज फाइन। -1 -1 -3 -1 -1 -3 -3, दैट इज करेक्ट। स्वान, तुम्हारा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट गलत आ गया है। तो सब लोग एक बार अपनी कैलकुलेशन को चेक करो, ये आ रहा है ए स्क्वायर? यस सर। ठीक है, अब ए क्यूब निकालो। ए क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे? ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना। ये क्या आ रहा है? ए भी निकल चुका है, ए स्क्वायर भी निकल चुका है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। सर जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, गुड। तो अगर तुम ये निकालोगे तो इसमें तुम्हें मिलेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। सो दिस इज बेसिकली बिग O, विच इज जीरो मैट्रिक्स। लेकिन ए तो नॉन जीरो था। ए जो था मैट्रिक्स, दैट वाज नॉन जीरो मैट्रिक्स। ए स्क्वायर भी नॉन जीरो मैट्रिक्स था, लेकिन ए क्यूब जीरो मैट्रिक्स हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए है इज अ nilpotent मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स, क्या होगा इसका इंडेक्स? 3। 3 होगा। अब a टू द पावर 4, a टू द पावर 5 जो भी निकालोगे इसके बाद सारे के सारे जीरो मैट्रिक्स आ जाएंगे। तो सबसे जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो 3 है, तो दैट इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। Is this clear to everyone? Yes. Yes. Now lastly we have to see involutory matrix. What type of matrix is called involutory? So if a matrix, ये V है involutory matrix. So if we multiply a matrix with its transpose and I get an not transpose, वो तो उसमें था, idempotent से पहले वाले में था। वो कौन सा था? A into A transpose is equal to identity matrix किसमें होता था? ऑर्थोगोनल में था। इन्वॉल्यूटरी में अगर एक मैट्रिक्स को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई कर दो और वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो इसको हम कहते हैं इन्वॉल्यूटरी। अगर ए स्क्वायर ए बन जाता है तो हम कहते हैं आइडम्पोटेंट, और ए स्क्वायर अगर आई बन जाता है तो हम कहते हैं इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। देन ए इज कॉल्ड इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इसका भी एग्जांपल चाहिए? या नहीं चाहिए? समझ में आ गया? नहीं चाहिए।
So next we are going to study adjoint of a matrix क्या होता है. So adjoint of a matrix. तो बेसिकली अगर तुम कोई मैट्रिक्स ले रहे हो, जैसे ए मैट्रिक्स 3x3 वाला ले रहा हूँ, तो इसके एलिमेंट्स जनरली हम इस तरीके से दिखाते हैं. दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स. और अगर मैं इसका एडजॉइंट लेना चाहता हूँ, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स बी निकालूंगा जो कि इन सारे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर से बनी जाएगी. कोफैक्टर निकालना हमें पता है, तो दिस इज C11, C12, C13. तो उस प्लेस पे जो भी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर, जो कि इवन प्लेसेस के लिए तो माइनर के बराबर होता है, ऑड प्लेसेस के लिए नेगेटिव ऑफ माइनर के बराबर होता है. So we find a B matrix which is made up of the cofactors of the elements of the original matrix. और फिर इस B matrix का ट्रांसपोज कर दो. That is called adjoint of A. That is the definition, adjoint of a matrix A. तो एक example I want you to do. 1, 2, 0, -1, 3, -5, 0, 4, 1. ये एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और तुमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका एडजॉइंट निकालना है. व्हाट विल बी द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. मुझे इसका आंसर नहीं पता है, तो मैं भी कैलकुलेट ही करूंगा, तो तुम भी मीनवाइल कैलकुलेट कर लो. ऊपर का मैं इरेज करूंगा, उसको नोट कर लेना. सर एक बार इसको री एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं आउट हो गई थी. क्या बोल रही हो आसिया? एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं आउट हो गई थी. अच्छा, एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी. डन सर. ओके, क्या आ रहा है मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स? सर 23 ओके. -2 10 फिर नीचे 1, 23 के नीचे 1 1 5 यहाँ पे -4 और यहाँ पे भी -4 देन 5. चेक करते हैं क्या ये आएगा. तो सबसे पहले मैं बी मैट्रिक्स निकालता हूँ. बी मतलब जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है. तो कोफैक्टर्स मैट्रिक्स पहले 1 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो 3 × 1 -20, तो
ये हो जाएगा 23। इसका अगर निकालते हैं तो -1 आ रहा है विद अ माइनस साइन, तो +1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोफैक्टर की पोजीशन यहाँ पे ऑड है। फिर 0 का निकालेंगे तो -4 और -4 ही रहेगा, क्लियर है। उसके बाद -1 का अगर निकालते हैं तो 2 का -2 हो जाएगा, और 3 का निकालेंगे तो 1 में से 0 1 ही रहेगा। -5 का अगर निकालते हैं तो 4 का निगेटिव हो जाएगा, -4। फिर 0 का निकालते हैं तो -10, और उसकी पोजीशन इवन है तो -10 ही रहेगा। और 4 का निकालते हैं, हाँ सर A11 -17 नहीं, -17 का 4 का अगर निकालते हैं तो -5 और ऑड पोजीशन है तो +5 हो जाएगा। और 1 का निकालते हैं तो 3 और +2 5 हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा बी आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा दैट विल बी ट्रांसपोज ऑफ दिस 23 -2 -10 1 1 5 -4 -4 5। तो तुम्हारा आंसर में बस एक जगह थोड़ा सा एरर था। किसने बताया sir, था ये ma'am. आंसर मुझे? सर हाँ, हर्षित। तो 10 की जगह -10 हो जाएगा। यस सर, साइन चेंज कर देगा प्लीज। दिस इज एक्चुअली -10। तो थोड़ा सा मैट्रिक्स में कैलकुलेशन इन्वॉल्व अभी और ज़्यादा होंगी, अभी तो कम हो रही है। अभी हम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे पढ़ेंगे जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे ध्यान देना है कि थोड़ा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक अगर होता है तो प्रॉब्लम आ सकती है, उसका ध्यान रखना है। Everyone please do this and note this down. कैलकुलेशन ही है जो हम कोफैक्टर्स निकालना सीखे थे, कोफैक्टर्स निकाल के फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। और कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं? माइनर्स निकालते हैं, और जो इवन पोजीशन है उसके लिए माइनर्स ही कोफैक्टर होगा, और जो ऑड पोजीशन है उसके लिए माइनर्स का नेगेटिव कोफैक्टर होगा। एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, इस बार 2x2 मैट्रिक्स का दे रहा हूँ, इसका भी तुम्हें एडजॉइंट निकाल के बताना है। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। सर गामा के बगल में क्या है? डेल्टा, उसको डेल्टा कहते हैं ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। डन। ओके, क्या निकल रहा है? डेल्टा माइनस बीटा माइनस गामा अल्फा। माइनस बीटा माइनस गामा अल्फा, ये निकल रहा है। ओके, बाकी लोग भी जल्दी से कर लो, फिर देखते हैं। इसकी जब बी मैट्रिक्स लेंगे, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स, तो अल्फा का जो कोफैक्टर होगा वो डेल्टा होगा, और जो बीटा का होगा वो माइनस गामा हो जाएगा, और गामा का माइनस बीटा, और डेल्टा का अल्फा। अब इसका ट्रांसपोज अगर करते हैं तो हाँ, सही आंसर आया। दिस विल बी द ट्रांसपोज ऑफ, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। डन सर। Okay. डन।
So next we have to do today is inverse of a matrix. So इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में ऐसा है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं तो उस मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए उसके इनवर्स को तो आइडेंटिटी आएगा, दिस इज ऑलवेज ट्रू। या फिर ए को प्री मल्टीप्लाई करें और ए इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई करें तो भी आइडेंटिटी ही आएगा। सो ए इनवर्स इंटू ए इज ऑल्सो आइडेंटिटी, ए इंटू ए इनवर्स इज ऑल्सो आइडेंटिटी। तो ये ए इनवर्स होता क्या है, तो ए इनवर्स जो होता है दैट इज इफ एग्जिस्ट, इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट। कई बार ऐसा होता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो उस केस में कोई भी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करके हमें आइडेंटिटी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए ऐसा होता है। और ए इनवर्स का डेफिनेशन होता है एडजॉइंट ऑफ ए, जो अभी हमने निकालना सीखा है, बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एंड दिस ए इनवर्स इज इफ इट एग्जिस्ट यूनिक। एक से ज्यादा ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ओनली वन ए इनवर्स विल बी देयर, दिस इज द ए इनवर्स। और ए इनवर्स क्या करता है, ए इनवर्स जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी दे देता है। तो इनवर्स का मतलब ये होता है, मतलब सॉर्ट ऑफ रेसिप्रोकल, कि जिसको किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 मिल जाए। इन केस ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स में हम उसको इस तरह से याद करते थे, जैसे 2 है तो 2 को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मिल जाएगा। तो हाफ को हम कह सकते हैं 2 का इनवर्स या 2 का रेसिप्रोकल। यहाँ पर मैट्रिक्स के केस में किसी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। और वो ए इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। एंड दिस इज यूनिक एक्चुअली। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि a इंटू बी दोनों इस ऑर्डर में अगर मल्टीप्लाई होते हैं और इसका हम इनवर्स निकालना चाहते हैं तो दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इफ यू रिमेंबर ट्रांसपोज में भी ऐसा ही होता था, a इंटू बी का ट्रांसपोज अगर करते थे और अलग अलग पे ट्रांसपोज लगता था तो ऑर्डर चेंज हो जाता था, बी पहले आ जाता था, a बाद में आता था। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसके बाद उसका इनवर्स निकाल लें, या पहले इनवर्स निकाल लें उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें, हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। और इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी और ऐड कर सकते हो कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल के फिर उसका इनवर्स निकालें, या फिर पहले इनवर्स निकाल लें फिर उसके बाद उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालें, सर वो एस्ट्रिक्स तो वो सेम ट्रांसपोज यूज कर रहा है। क्या सर वो एस्ट्रिक्स ट्रांसपोज यूज कर रहा है। एस्टरिस्क जो है, मतलब ये किसी भी एलिमेंट, हाँ किसी भी इसके साथ मैट्रिक्स का ऐसे डैश लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि इट इज ए ट्रांसपोज। ओके सर। और ए थीटा अगर लगा हुआ है तो दैट मींस ए का कॉन्जुगेट एज वेल एज ट्रांसपोज। यस सर। So we have a question based on inverse.
So we have a matrix here. I'm giving you a matrix and you have to find the inverse of that matrix. Zero, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 1. Then you have to find inverse of this matrix. तो एक काम ये करना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट को निकालने के बाद उसको किससे डिवाइड करेंगे? डिटर्मिनेंट से। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी निकालना होगा। सर हम इसे वैसे नहीं कर सकते मल्टीप्लाई करके? कैसे मल्टीप्लाई करोगी? ए इनवर्स के बारे में तो पता नहीं है ना। नहीं सर, हम इसे लाइक वो वाला जो मेथड होता है जिसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। यस सर। वो अभी हम लोग बाद में देखेंगे, अभी ये वाले डेफिनेशन से कर रहे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी जो हमें इनवर्स निकालने का डेफिनेशन अभी हम जो कर रहे हैं ना, वो ये वाला है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक वो भी मेथड होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन उसको बाद में देखेंगे। वो जनरली बोर्ड में उस पे क्वेश्चन आता है, तो वो बस बोर्ड के लिए है। ये वाला जो मेथड है ये जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, तो उसको भी देखेंगे, लेकिन उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। डन सर। ओके, काफी जल्दी हो गया अभिनव। क्या आंसर आ रहा है बताओ तो। सर फर्स्ट में 1/2 -1/2 और 1/2, फिर -4 3 और -1, then 5/2 -3/2 and 1/2. -3/2 and 1/2। Yes. बाकी लोग भी जल्दी से कर लो। पहले बी मैट्रिक्स जो है कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स वो निकालते हैं। तो ये आ जाएगा 2 - 3 -1, फिर ये आ जाएगा 1 - 9 - 8 का -+8, देन वी हैव 2 का आ जाएगा 1 - 6 -5, फिर उसके बाद इस 1 का आएगा 1 - 2 -1, उसके आगे माइनस लगाएंगे तो +1, फिर इसका आ जाएगा 2 का जो है 0 - 6 ही रहेगा। 3 का लेंगे तो 0 - 3 -3 हो जाएगा एंड द पोजीशन इज ऑड, तो +3 हो जाएगा। 3 का लेंगे तो 3 में से 4 -1, ठीक है। 1 का लेंगे अगर तो 0 - 2 होगा एंड द पोजीशन इज ऑड, तो +2 हो जाएगा। देन हियर वी हैव 0 - 1 -1। अब हम यहाँ पर इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, दैट विल बी एडजॉइंट ऑफ ए। ये बी मैट्रिक्स जो आई है सबको क्लियर है ना? Yes. Yes sir. ठीक है, ये तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। और अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेना चाहें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए तुम्हें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये जो तुमने फर्स्ट रो यहाँ पे लिया है ना ए का, और ये जो बी का फर्स्ट रो है वो उसके कोफैक्टर्स का है, तो हम इसको डायरेक्ट यहीं पे मल्टीप्लाई करके 0 × -1
1 into 8 is 8 और -5 into 2 is -10, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, तो इसको अलग से फिर निकालने की जरूरत नहीं है। ए वाले मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है उसको कोरस्पॉन्डिंगली बी वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे, तो दैट इज एक्चुअली द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट यही होता है, उसके कोफैक्टर्स किसी भी रो के अबाउट कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज -2। अब अगर हम ए इनवर्स निकालते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए को -2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये +1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ये +1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा 1/2। तो सही आंसर अभिनव तुम्हारा निकला था। Everyone done this? Yes, sir. Okay. सक्षम कह रहा है सर डिटर्मिनेंट से फर्स्ट रो का ही निकालते हैं। नहीं सक्षम, ऐसा नहीं है, डिटर्मिनेंट हम मैट्रिक्स का निकालते हैं, फर्स्ट रो का कोई डिटर्मिनेंट का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट रो के अबाउट हम एक्सपैंड कर सकते हैं या सेकंड रो के अबाउट, जैसे अगर तुम चाहते तो सेकंड रो के बाद भी आप एक्सपैंड कर सकते हैं, 1 2 3 और 1 - 6 3, इससे भी तुम्हें वही आंसर मिलता है, देख लो करके। 1 into 1, 2 into -6, 3 into 3, ये क्या आ जाएगा, 1 में से 12 गया प्लस 9 किया, -2 आ रहा है ना। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर सकते हैं, उससे उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलेगा। किसी कॉलम को भी ले सकते थे, मान लो कि ये वाला कॉलम लेते और इस कॉलम के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करते तो भी तुम्हें -2 ही मिलता। So next is we have singular and non-singular matrices. This is also a definition. Singular matrix क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड इनवर्स ऑफ सच मैट्रिक्स A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो डिनोमिनेटर में होता है ना, वो 0 हो गया तो A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसको कहेंगे, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। इसके लिए A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अभी एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक तो अभी स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अभी एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ये टॉपिक बाद में स्टार्ट करेंगे। This is a question which says कि A and B are symmetric matrices of same order
ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, जो भी होगा n क्रॉस n का होगा, जैसा भी होगा. Then show that first part says AB minus BA is a skew symmetric matrix. Part 2 says show that AB plus BA is a symmetric matrix. अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है. तो ए और बी दिया हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिसेस of the same order, then show that AB minus BA is a skew symmetric matrix, whereas AB plus BA is a symmetric matrix. Question is clear to everyone, no? Yes, कोई response नहीं आ रहा. Yes, sir. Yeah. Okay. Done, sir. Okay, good. हो गया सर. Okay. तो इसमें हमने क्या किया कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो ए ट्रांसपोज के बराबर दिया हुआ है और बी जो है बी ट्रांसपोज के बराबर दिया हुआ है. दिस इज गिवन. और अब हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले पार्ट में ए बी माइनस बी ए के बारे में पता करना चाह रहे हैं. तो अगर मैं ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ले लूँ, दैट इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज. अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ट्रांसपोज अलग अलग हो जाते हैं उसी ऑर्डर में, माइनस बी ए ट्रांसपोज. उसके बाद इसके बारे में रिजल्ट हमने पढ़ा था कि इस ऑर्डर में अगर ट्रांसपोज लिया किया गया है मल्टीप्लाई करके, तो अगर हम ट्रांसपोज अलग अलग करेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा. बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और उस वाले में हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज. सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है. बी ट्रांसपोज इज सेम एज बी, ए ट्रांसपोज इज सेम एज ए, ए ट्रांसपोज इज सेम एज ए, बी ट्रांसपोज सेम एज बी. तो बी ए माइनस ए बी हो गया. तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो इसको लिख सकता हूँ ए बी माइनस बी ए. तो what we observe here that this term AB minus BA का जो ट्रांसपोज है वो एक्चुअली माइनस ऑफ AB माइनस BA है.
है, मतलब क्या हो गया कि C ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ C। तो ये सिचुएशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, इसलिए हम कह सकते हैं कि यस AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा वाला अगर केस लेते हैं तो उसमें क्या है, AB प्लस BA, AB प्लस BA का ट्रांसपोज लेते हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो सीधे सीधे अलग अलग हो जाएगा, AB का ट्रांसपोज प्लस BA का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ट्रांसपोज को मल्टीप्लिकेशन में अगर अलग अलग कर रहे हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, यहाँ पर A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज हो जाएगा। और हमें पता है कि B ट्रांसपोज इज सेम एज B, A ट्रांसपोज इज सेम एज A, और यहाँ पर A इंटू B हो जाएगा। एडिशन को आगे पीछे हम लिख सकते हैं, AB को पहले लिख दें प्लस BA को बाद में लिखें अंडर एडिशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर इज कि AB प्लस BA का जो ट्रांसपोज है वो AB प्लस BA के बराबर है, इसका मतलब इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि C ट्रांसपोज अगर C के बराबर हो गया तो दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जस्ट नोट दिस डाउन। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हमारा जो काम होगा वो तुम पहले से भी करके आओगे तो और अच्छा रहेगा, और वो है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, लेकिन हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही इनवर्स निकालना सीखेंगे। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक मेथड जो है वो कन्वेंशन लिया गया है, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी वही है, हर जगह वही है। Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.